अब मैं कुछ छोटे छोटे सवाल पूछूंगा अबू आजमी साहब, और छोटे छोटे जवाब आपसे उम्मीद करूंगा। रैपिड फायर राउंड बोलता हूं मैं इसको। अबू आजमी साहब, रैपिड फायर राउंड। पहला सवाल, क्या मोदी को हराया जा सकता है? हराया गया ना। अगर चाहे पिछली बार अच्छा इलेक्शन हुआ था, हुआ कायदे से बनारस में, तो हार ही गए होते साहब। क्या योगी को हराया जा सकता है? हराया जा सकता है। क्या लोगों को कपड़ों से पहचाना जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं। पीडीए की फुल फॉर्म क्या है अबू आजमी साहब? पीड़ित, दलित, अल्पसंख्यक। पीड़ित, पहले आप पिछड़ा बोलते थे, अब आप पीड़ित बोल रहे हैं। पिछड़ा पीड़ित शब्द और क्या? पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। पीड़ित। आप बदल लेते हैं बार बार। कभी ए से अगला हो जाता है, कभी ए से औरत भी हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, आधी आबादी भी हो जाता है। ये राजनीति सुनते रहिए आप। क्या नवाब मलिक के दाऊद से संबंध है? मैं नहीं जानता। अजीत पवार बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल के साफ हो गए क्या? अगर प्रधानमंत्री ने सही बोला था तो साफ ही हो गए। यूपी में 9 सीटें बाइपोल की कौन जीत रहा है? सब समाजवादी पार्टी जीत रही है। 9 की 9 जीत रही है? 9 जीत रही है। अगर 10 होती तो 10 जीत जाती है। अगला सीएम महाराष्ट्र में कौन बनने वाला है अबू आजमी साहब? अगला सीएम ये हमारे महाविकास अघाड़ी का जो भी बन जाएगा, हम सबको सपोर्ट करेंगे। कौन बनेगा आपके हिसाब से? नहीं, उद्धव ठाकरे कहते हैं मुझे बनना है। ऐसा नहीं, जिसकी सीटें ज्यादा होंगी वो बनना चाहिए। मुस्लिम इस बार महाराष्ट्र में किसे वोट देगा? मुस्लिम उसको देगा जो इस देश के संविधान का सम्मान करेगा, जो गांधी जी की इज्जत करेगा, उसको देगा। महाविकास अघाड़ी को देगा। यस। हिंदू किसे वोट देगा? नहीं, हिंदू तो मैक्सिमम हिंदू तो महाविकास अघाड़ी को ही वोट देगा। हाँ, जो कट्टरपंथी हैं आरएसएस के विचारों के, बीजेपी के, वो बीजेपी को वोट देंगे। ओके। महाराष्ट्र का बेस्ट चीफ मिनिस्टर अब तक का कौन रहा है? सबसे अच्छा मुख्यमंत्री महाराष्ट्र? मेरे समय में तो शरद पवार साहब रहे हैं। शरद पवार साहब, उद्धव ठाकरे, विलासराव देशमुख, पृथ्वीराज चव्हाण, अशोक चव्हाण। आपने बेस्ट कहा। कोई टक्कर नहीं है। ओके। और बेस्ट प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर अब तक का देश का? बेस्ट प्रधानमंत्री मैं समझता हूँ इंदिरा गांधी रही। अगला प्रधानमंत्री कौन है? मैं खुद ही बनना चाहता हूँ, बड़ा मुश्किल है, बन नहीं पाऊंगा, मैं मुसलमान हूँ मैं। लेकिन अगला प्रधानमंत्री अगर बन जाए, अभी जो इलेक्शन हो रहा है, ये जिसकी सीटें ज़्यादा रहेंगी वो बन जाएगा। अखिलेश जी के चांस इस बार नहीं है मेरे ख्याल। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ हो जाए। राहुल गांधी बन सकते हैं क्या? नहीं, बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। मुस्लिम पीएम बन सकता है इस देश का? नहीं, बहुत मुश्किल है। नॉट एट ऑल। यूपी का अगला सीएम कौन है? अखिलेश यादव जी, पक्का 101%। अखिलेश यादव जी। यूपी का बेस्ट सीएम अब तक का कौन? अखिलेश यादव जी। मेरे नॉलेज में, जब से मैं राजनीति में आया हूँ, मतलब मुलायम सिंह से भी बेटर? नहीं, 2012 से जब से मैं आया हूँ, 2012 जो काम किया अखिलेश जी ने, बहुत अच्छा काम किया। बेस्ट सीएम आप उन्हीं को मानते हैं? क्या देश का मुसलमान खतरे में है? बहुत ज्यादा। बीजेपी कहती है हिंदू खतरे में है। क्या हिंदू खतरे में है? 85% जिनके चारों तरफ हुकूमत भी हो, और वो खतरे में कैसे हो सकते हैं? 12% वालों से इतना डराना क्या है? ये तो सिर्फ बेवकूफ़ बनाना है। बटेंगे तो कटेंगे का मतलब आपके हिसाब से क्या है? मतलब ये चाहते हैं कि हिंदू इकट्ठा आ जाए और मुसलमानों को साइड कर दिया जाए। हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख की साइड जुड़ेंगे तो मजबूत होंगे। पर हिंदू जाति के आधार पर बढ़ जाए, यही आप चाहते हैं? बीजेपी कहती है आप हिंदुओं को जातियों के आधार पर बांटना चाहते हैं, मुसलमानों को नहीं बांटना चाहते। नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं जिसकी जितनी संख्या हो उसकी उतनी भागीदारी हो, और ये होना चाहिए। मुसलमानों की जातियों के बारे में क्यों बात नहीं करते फिर आप? क्या मुस्लिम में जातियां नहीं होती क्या? है ना जातियां। फिर तो मुस्लिमों को एकजुट करो, हिंदुओं की जातियों के आधार पर बांटो। ओबीसी उसमें है, शेड्यूल कास्ट उसमें है तो ना सब। पर कहते हैं ना मुस्लिमों को एकजुट होकर वोट देना चाहिए। नहीं, मुस्लिमों को मतलब जो बीजेपी मुस्लिम के नाम पर सबको परेशान कर रही है, वो इस देश के संविधान के साथ रहते हैं, किसी और के साथ नहीं रहते। क्या संविधान खतरे में है? बहुत ज़्यादा खतरे में है। आज संविधान से जो कानून की बुक में लिखा है उसके पर काम ही नहीं हो रहा है। वो हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही कुएँ खोदते फिरेंगे और कुएँ के निकला हुआ पानी मुझे पे हराम होगा। मुझे ये डर है कि अगर यही ज़हनियत रही तो इस देश में ना कोई अब्दुल कलाम होगा, ना कोई अब्दुल हमीद होगा। क्या बात है? क्या देश खतरे में लगता है आपको? आपकी बातों से लग रहा है। नहीं, देखिए ऐसा इतना ज़्यादा कर्ज हो गया देश के ऊपर, मुझे डर लगता है। मैं रात को सोते उठ जाता हूँ, कहीं श्रीलंका जैसी हमारी हालत ना हो जाए। कर्ज से डूबे जा रहे हैं। हर पैदा हुआ बच्चा आज 2,60,000 का कर्जदार होता जा रहा है। सबसे बड़ा खतरा किससे है? मतलब धर्म वाला खतरा ज्यादा है या फिर ये पैसे वाला खतरा ज्यादा है? धर्म वाला खतरा ज्यादा। धर्म खत्म हो जाए, सब मिल के काम करेंगे, देश तरक्की करेगा। देश का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है अबू आजमी साहब? वो है जो लोग धर्म के नाम पर लोगों को बांटते हैं, सांप्रदायिकता फैलाते हैं। मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता आप किसे मानते हैं? मुसलमान की बहुत बड़ी गलती है ये कि मुसलमान कोई नेता बना नहीं रहा है। उसको एक अपना नेता चुन लेना चाहिए, एक लीडर होना चाहिए। और मैं नहीं कह रहा हूँ कि मुसलमान लीडर बने और हमारे हिंदू भाइयों के साथ मिलकर काम करें,
लेकिन हमारे परिवार को एकजुट करने के लिए कोई आदमी तो चाहिए ना। लोग कहते हैं मुलायम सिंह जी बड़े मुसलमानों के बड़े नेता माने जाते थे। जी हाँ, बिल्कुल तो माने सबसे बड़ा मुस्लिमों का नेता मुलायम सिंह को कह सकते हैं? नहीं, मैं ये नहीं कहता, लेकिन इस राजनीति के उसमें आप देखेंगे ना तो सबसे बड़ा नेता मुलायम सिंह जी हैं। मुलायम सिंह जी ने हमेशा मुसलमानों के साथ वही किया जो सबके साथ किया। आज की तारीख में ओवैसी को बड़ा नेता कहा जाता है मुसलमानों का? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। पॉपुलर तो हैं, ठीक है, भाषण से पॉपुलर आदमी हो सकता है, पॉलिटिकल फैमिली के हैं, पॉपुलर हो सकता है, लेकिन मुसलमानों के नेता होते तो एक ही एमपी रहता है क्या उनके? सिर्फ एक एमपी? तो बहुत सारे एमपी बन सकते थे उनके। सबसे विभाजनकारी नेता कौन है अबू आजमी साहब देश का? बीजेपी के लोग हैं, सब बीजेपी के लोग विभाजनकारी हैं। और सबसे उदारवादी लिबरल है, महाविकास अघाड़ी में जो लोग हैं लिबरल हैं। नहीं, अब तक का सबसे बड़ा नेता उदारवादी लिबरल नेता, लोग कहते हैं वाजपेयी जी, कुछ लोग कहते हैं राजीव गांधी, कुछ लोग कहते हैं मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह जी। मनमोहन सिंह। मुसलमानों को संविधान को ऊपर रखना चाहिए या शरिया को? देखिए, ऐसा है ना कि संविधान को रखना चाहिए बिल्कुल, लेकिन उसके अंदर शरीयत पे चलने का पूरा अधिकार दिया गया है। ओके, देश बड़ा या धर्म अबू आजमी साहब? देखिए, ऐसा ना, ये पूछने की जरूरत नहीं, देश बड़ा कि धर्म। अरे देश अपनी जगह है, धर्म अपनी जगह पे है। देश बहुत बड़ा है, धर्म भी अच्छा अपना है। मैं अगर कहूँ किसी हिंदू भाई से कि देश में कानून बन जाएगा, तुम जो है शादी जो है 7 फेरे से मत करो, तुम जो है मंदिर की पूजा करने मत जाओ, तो ये क्या मतलब होता है? धर्म अपनी जगह पे है। मैं इसी पे आ रहा था, क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए? बिल्कुल नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए। सीए एनआरसी पर आपका कोई स्टैंड है? ये सब मुसलमानों को बर्बाद करने की आज तक नहीं सब चीज़ें आई भाई। इस देश में अगर कोई भी आना चाहता है, जैसे दूसरे मुल्कों में है, आप भी जाइए। अभी आप देखिए, लोग जो टर्की जा रहे हैं, टर्की वाले 2 करोड़ रुपया लेकर आओ और नेशनलिटी ले लो। हाँ। अभी लोग ज़्यादा जानने लगे तो 4 करोड़ हो गया। यहाँ भी आप कुछ ऐसा कुछ कीजिए, लोग आए यहाँ पर। और यहाँ तो अच्छा, फ्री में मत दीजिए, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अगर आप मुसलमानों को कहते हैं कि नहीं आने देंगे तो आप फीस लीजिए ना उसकी, लेकिन आप खुलेआम कहोगे सब आ सकते हैं लेकिन मुस्लिम नहीं आ सकता। एक मुस्लिम दुश्मनी इतनी क्यों भाई? वो तो कह रहे हैं हिंदुओं का देश है ना ये तो। जिन्होंने जान देकर मैं के दे की आबरू रख ली, वही अब कतरे कतरे के लिए तरसाए जाते हैं। ऐसा नहीं है। अगर हिंदुओं का देश था ना तो 1947 में सारे मुसलमानों को निकाल देना चाहिए था और हिंदुओं को कर लेते। क्यों रोका गया हमको वहाँ पे? इस देश के नेता जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी और सरदार पटेल ने कहा कि आओ यहाँ रुको, मत जाओ, तुम्हारा देश है, तब तो रुके ना। एनआरसी का भी विरोध करते हैं पूरी तरह बहुत से? ज्यादा विरोध करते हैं। क्या होगा एनआरसी आ गई तो? नहीं, क्या जरूरत क्या इसकी आने की? कोई जरूरत नहीं आने की। सब जो भी यहाँ जो भारतवर्ष में रहता है वो भारतवर्ष का। आप अमेरिका चले जाइए, आप बच्चा पैदा हो गया, नेशनलिटी मिल जाती है। क्यों लाने की बात हो रही है एनआरसी? मुसलमानों को भगाना है, मुसलमानों को तकलीफ देना, पोलराइज करना है। हिंदू भाइयों को जबरदस्ती जो है ना, उनके दिमाग में गलतफहमी पैदा की जा रही है। 370 पर क्या स्टैंड है आपका? देखिए, ऐसा 370 जब लगना था तो उस वक्त तय हुआ था जब आज़ादी के बाद से, जब वहाँ पे सरकार होती, सरकार में असेंबली में ये तय हो जाता कि भाई अब यहाँ 370 ला सकते हैं, तो लाना चाहिए था। इन्होंने मनमान नहीं लाया, वो नहीं होना चाहिए। ट्रिपल तलाक तो इससे बेवकूफ़ बनाने की बात है। ट्रिपल अब तो तलाक सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया। सुनिए ना, ट्रिपल तलाक होता ही नहीं कोई चीज़। झूठ, किसी ने गुस्से में ट्रिपल तलाक दे दिया तो इस्लाम उसको गलत मानता है, वो होना ही नहीं चाहिए। तलाक जो है एक दिया आपने, फिर आप जो है उस लेडी से आपने अपना ताल्लुक थोड़ा दिन के अलग कर दिया, फिर आपस में मेल जोल हो गई तो हो गया। ये ट्रिपल तलाक में सिर्फ बेवकूफ़ बनाया गया है। मुझे बताया, ट्रिपल तलाक में अगर किसी आदमी ने 3 बार तलाक दे दिया, उसको जेल भेज दीजिएगा, उस औरत का क्या होगा? उसके सास ससुर घर में रहने देंगे क्या? पर अब तो लागू है ना। हाँ, लागू है, तो बैन लागू है। सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का है। इससे महिलाओं को 1% का भी फायदा नहीं है, नुकसान हो रहा है। नुकसान हो रहा है। इसी तरह 4 शादी का भी आप विरोध करते हैं, उस पर बैन का? सुनिए, 4 शादी ऐसे जायज़ नहीं है। कोई औरत बेवा हो गई हो, किसी की शादी नहीं हो रही हो तो उसकी शादी करो, लेकिन आप तरबूज समझते हैं? तरबूज एक एग्जाम्पल है, इस्लाम में दिया गया है कि एक तरबूज है, आपने एक फीके तरबूज को एक वाइफ को दिया और दूसरे वाइफ को दूसरा दिया, वो बहुत मीठा था, तो आप शादी नहीं कर सकते। आप दोनों को तरबूज वही दीजिए जो मीठा हो या फीका हो। लेकिन इस तरह अगर इसमें कोई शादी करता है तो अलाउ है, वरना जो लोग इस तरह शादी करते हैं वो अलाउ नहीं है। और बैन हो गया तो 4 शादी? नहीं, बैन क्यों हो जाएगा? नहीं होना चाहिए। यूसीसी अगर ले आई सरकार, मज़हब में इंटरफेरेंस है ये। आप चाहते हैं कि जिन बच्चियों की शादी नहीं हो रही, बेवा हो जाए बच्चियाँ, जिंदगी ऐसी पड़े रह जाए, उनको जो शादी होती है उनको पूरा राइट मिलता है, पूरा राइट। ऐसा नहीं कि वो शादी हो गई तो उनको पूरा राइट नहीं मिलता है। राम मंदिर पर क्या स्टैंड है आपका? पहले बाबरी मस्जिद थी, वो अब राम मंदिर है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना कि मैं सब मानता हूं कि 1949 को वहाँ मूर्ति गलत रखी गई, 92 में डिमोलिश गलत किया गया, क्रिमिनल एक्टिविटी थी, लेकिन देश के लोग ज़्यादा चाहते हैं इसलिए मैं परमिशन देता हूं। तो मतलब मेजॉरिटी पे फैसला होगा तो संविधान कहाँ रहा? संविधान तो कहता है, नहीं मानते उस आदेश को? संविधान कहता है 1 करोड़ लोग एक तरफ हो,
और एक आदमी एक तरफ हो, 1 करोड़ झूठे हो और एक आदमी सच्चा हो, तो एक आदमी के फेवर में फैसला होना चाहिए। जज साहब कहते हैं कि नहीं, पूरा देश चाहता है कि बाबरी मस्जिद बने, मैक्सिमम लोग चाहते हैं, इसलिए बनाते हैं। नहीं, इसलिए नहीं कहा। नहीं, आप मिसकोट कर रहे हैं। क्या कहा बताइए? नहीं, ऐसा नहीं कहा। क्या कहा बताइए? ऐसा नहीं, बता दीजिए ना क्या ऐसा कहा? नहीं। मुझे बताइए ना क्या कहा? आपको पता है, मैंने पढ़ा है ना, मेजॉरिटी वर्डिक्ट है। मेजॉरिटी तो कह रहा हूं। हाँ, मेजॉरिटी वर्डिक्ट है और पूरा डिटेल में बताया गया सर, अगर मेजॉरिटी से फैसला होने लगे, ये तो पार्लियामेंट में होता है ना। हाँ। अगर मेजॉरिटी से फैसला हो जाए, एक आदमी को 100 आदमी मारे और 100 आदमी मेजॉरिटी से उसके खिलाफ रहे, तो क्या मतलब खत्म हो गया? बाकायदा आपको पता है सारे आधार हैं उस आदेश, नहीं, उस फैसले आप नहीं मानते आज भी? नहीं, वो आधार गलत है। पर उस फैसले को आप मानते हैं? जब ये कहा कि 92 में जो डिमोलिश हुआ गलत है, क्रिमिनल एक्टिविटी है, सजा किसको हुई आज तक? कौन जेल गया? बीजेपी तो ये कह रही है राम मंदिर जाते नहीं है ये राहुल गांधी, अखिलेश यादव, और वोट मांगते हैं हिंदुओं का, कहते हैं हम हिंदू हैं। ये बेचारे बहुत जाते थे, मगर मुंह की खा गए, अयोध्या हमारे पास आ गया। राम नाराज है उनसे, राम भगवान नाराज हैं। उन्होंने कहा जाओ तुम यहां से, मैं समाजवादी को लाता हूं। ये एग्जाम्पल है सर। जाति गणना होनी चाहिए, 100% होना चाहिए, मुसलमानों में भी, सब में होना चाहिए। तो आपको कोई दिक्कत नहीं है कि प्रभावशाली जातियों को कम मिले और जो कोटे के अंदर कोटा होना चाहिए? देखिए ऐसा ना, जो गरीब लोग हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, जिनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, जिनको आज भी उनको कुएं से पानी निकालने दिया जा रहा है, घोड़े पर शादी नहीं कर सकते हैं, इन सब लोगों को बराबर का दर्जा मिलना चाहिए। इसलिए जैसे, और जिसकी जितनी तादाद है उसने उसको हिस्सा मिलना चाहिए। ठीक है। अबू आजमी साहब, आखिरी 2-4 मिनट लूंगा आपके, मैं कुछ नाम लूंगा नेताओं के, आपके जहन में जो पहला शब्द आता है आपको वो बताना है। अरे भाई क्यों ऐसा कर रहे हैं, मुझे आप क्यों लड़ा रहे हैं किसी से? ओके। असदुद्दीन ओवैसी। क्या असदुद्दीन ओवैसी, आपके जहन में पहला शब्द क्या आता है ओवैसी का नाम सुनते हैं तो? कुछ नहीं आता। कुछ भी नहीं आता है? मेरा कोई लेना देना नहीं, उसमें जानते नहीं। कैसे नेता है? कैसे नेता है? नहीं, नेता कैसे है मुझे नहीं, और सीट एक ही सीट तो चुन के आती है पार्लियामेंट में, नेता का। अखिलेश यादव बहुत अच्छा आदमी है। अबू आजमी। आप बताइए। आप बताइए। अपने मुंह अपनी बड़ाई, आपको जेबा नहीं, सुरमा खुद अपनी ही तारीफ करते हैं कहीं। उद्धव ठाकरे। ठीक आदमी है। नाना पटोले। अच्छा आदमी है। राहुल गांधी। बहुत अच्छा आदमी है। नरेंद्र मोदी। नहीं, अच्छे आदमी नहीं है, ये बांटते हैं देश को धर्म के नाम पे। अमित शाह। धर्म के नाम बांटने वाले हैं लोग। योगी आदित्यनाथ। ये तो मुसलमानों को तो बर्बाद कर देना चाहते हैं। अयोध्या में हमारे एक आदमी की पूरी बिल्डिंग गिरा दिया और डीएनए हुआ तो उसका नाम ही नहीं था उसके अंदर। प्रियंका गांधी। ठीक है, बिल्कुल। सोनिया गांधी। बिल्कुल अच्छी है। मैं बहुत इज्जत करता हूँ सोनिया जी की, बहुत इज्जत करता हूँ। बेचारी देखो किस तरह से बेचारी मेहनत कर रही है। देवेंद्र फडणवीस। 50-50 आदमी अच्छे हैं, लेकिन बीजेपी में है। ओ, मैंने महाराष्ट्र में विपक्ष में पहला नेता सुना है जो कह रहा है नहीं आदमी अच्छे हैं, और 50-50 पसंद भी करता हूं मैं, नापसंद भी करता हूं। हम जाते हैं कोई काम के लिए तो काम करते हैं। करते हैं। ऐसा नहीं कि आप समाजवादी इसलिए काम लेकर। यूपी में तो योगी जी के पास कोई जा ही नहीं सकता है, लेकिन हम कभी भी जा सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। लेकिन जो अमित शाह जी की नीति बनती है उस पर चलना पड़ता है हमको। वो डिप्टी सीएम बन गए, अपनी पार्टी के लिए इतना कमिटेड है वो। उनको सीएम रहना चाहिए था। सीएम बनना चाहिए था। सीएम ही रहना, वो तो सीएम, उनके पास सीटें ज़्यादा थी, जिसके पास सीट ज़्यादा होती है वो सीएम बनता है। लेकिन यहाँ तो ऐसा है ना कि काम बजा दिया लोगों ने। अब क्या बताऊँ तो किसने बजाया? अरे आपने देखा नहीं? आप बताइए। जिस पार्टी में जो था, मेरा कहना है कि अगर मैं टिकट दे रहा हूँ, मैं बैनर दे रहा हूँ, मैं उनके लिए भाषण कर रहा हूँ, और अगर तुमको जाना है तो आओ, रिजाइन करो, फिर जाओ, ये मर्दानगी है। आप जो है पैसे के बलबूते को तोड़ के सरकार बना लो, मैं नहीं बल्कि पूरा देश या पूरी दुनिया कहेगी ये गद्दारी है। मतलब शिंदे ने गद्दारी की? नहीं, तोड़ा ना उन्होंने। अजीत पवार ने गद्दारी की? तोड़ा ना उन्होंने, जहाँ जिसने सिखाया था उसके साथ। आप क्या मजबूरी उनकी होगी मैं नहीं जानता हूँ। ओके, तो मतलब अजीत पवार गद्दार हुए? नहीं, मैंने कभी नहीं कहा गद्दार। वो इच्छा गद्दारी की? मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन उनकी कोई मजबूरी होगी, क्या कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे। बोला ना मैंने आपको, बता तो दिया मैंने आपको। ठीक है, ओके। शरद पवार। अच्छे आदमी है, बहुत बुजुर्ग आदमी है, लेकिन कमिटेड आदमी। देखिए उनकी तबीयत भी खराब है, थोड़ी सी एज भी हो गई है, लेकिन उसके बाद भी देश के लिए समर्पित है। सुप्रिया सुले। बहुत अच्छी लेडी है। नवाब मलिक। कौन है ये? अच्छा, वो जो लड़ रहा। नहीं, नवाब मलिक मेरे यहाँ पे नहीं समझे आपने। नवाब मलिक 2 लड़ रहे हैं इसमें, 2 नवाब मलिक लड़, आप देख लो ना। एक और आजाद उम्मीदवार लड़ रहा नवाब मलिक। अच्छा, मायावती। तोबा। तोबा? हाँ। आप पसंद नहीं करते? अरे एक आदमी फोटो नहीं खिंचा सकता। एक फोटो दिखा दो, किसी आदमी कार्यकर्ता चाहता है कि मेरी फोटो हो जाए, नहीं फोटो नहीं खिंचाते। आपके नेताजी ने तो उनके साथ गठबंधन किया है। देखिए ऐसा है ना कि वोटों को बंटवारा रोकने के लिए किसी हद तक भी आदमी, नेताजी गिर जाते हैं बेचारे, क्योंकि देश बड़ा है, अपना अपमान भी बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन एक भी फोटो दिखा दीजिए आप,
जाओ बर्थडे में दलितों बोले की इतनी बड़ी नेता हैं, आप भी कमाल करते हैं। पीडीए आप चलाते हैं, आप कहते हैं पी पिछड़ा और दलित और अल्पसंख्यक। मायावती पिछड़ों की, दलितों की इतनी बड़ी नेता है, दलितों की खास तौर से। अखिलेश जी नेता है, बड़े नेता अखिलेश, पीडीए के नेता अखिलेश जी हैं। डिंपल यादव, अब उसकी बात करें, डिंपल यादव कितनी स्वीट, कितनी अच्छी लेडी है, कितना अच्छा काम करती है। कभी उस लेडी ने कभी आज तक अपनी जबान से कोई गलत बात बोले नहीं। वाजपेयी जी अच्छे आदमी थे। हाँ? मनमोहन सिंह, उनसे अच्छे आदमी थे। अबू आजमी साहब बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, बड़ा मजा आया मुझे आपके Thank you, sir. साथ। थैंक यू सो मच।